अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और चैप्टर 3 हमने शुरू किया हुआ था, जो हमारा ख़त्म हो गया था। उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई थी। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ सेट आर इक्वल्स टू ए एफ एच एस and set S equals to B E J N, then find the number of binary relations in R cross S। पार्ट 1 में आपसे ये पूछा है। सबसे पहले देखो आपके पास गिवन क्या है। आपके पास गिवन है दो सेट्स, सेट R और सेट S। ठीक है, सेट R के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A है, F है, H है और S है। और सेट S के अंदर भी 4 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, B E J और N, 4 एलिमेंट्स इसमें हैं, 4 एलिमेंट्स इसमें हैं। और आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन R क्रॉस S, कि R क्रॉस S में कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, उनका नंबर बताना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये करोगे कि जो सेट्स आपको गिवन है, जैसे ये R क्रॉस S में बाइनरी रिलेशन पूछा ना, तो जो सेट R और S गिवन है उसका नंबर लिख लेना। आप लिख लेना कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन R, उसको हम कैसे लिखते हैं? N, फिर ब्रैकेट के अंदर सेट R। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन R, कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो 4 यानी कि 4। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन S के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, वो लिख लेंगे। ठीक है, ये आपने लिख लिया सबसे पहले। अब आपसे पूछा नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस इन R क्रॉस S। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख लो जाके, एक्सरसाइज 3.4 की। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे इसका फॉर्मूला। जस्ट फॉर्मूला लिखना और वैल्यू पुट कर देनी है। सो नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस इन R क्रॉस S इज इक्वल टू होता है 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन R क्रॉस S। ये फॉर्मूला है आपके पास। और ये जो चीज़ होती है ना, ये किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन R मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन S। ये चीज़ इसके इक्वल होती है। तो इसको मैंने ना ये लिख लिया। तो अब हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन R भी गिवन है, कितना है? 4, वो मैं लिखूँगी। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन S, वो भी मेरे पास है 4, वो लिखूँगी। तो ये क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 4 4 ज़ा 16 होता है। तो 2 रेज़ टू पावर 16 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे R क्रॉस S में। तो ये नंबर ही आपसे पूछा था, तो ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट मी, एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। पूरे कोर्स में जितनी वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होगा एंड यू विल गेन समथिंग। पार्ट 2 हमारे पास है इसी क्वेश्चन का। फाइंड या राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशंस इन R क्रॉस S। अब देखो, इससे पीछे जो हमने पार्ट किया है उसके अंदर हमने देखा कि 2 रेज़ टू पावर 16 बाइनरी रिलेशंस बनते हैं R क्रॉस S में। ये बहुत बड़ा नंबर होगा। 2 को 16 टाइम्स 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना, तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, यानी बहुत ज़्यादा बाइनरी रिलेशंस बनते हैं। लेकिन हमें वो सारे तो हमने नहीं लिखने, हमने इस पार्ट में ना सिर्फ 3 बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं R क्रॉस S में। ठीक है, तो जिसमें बाइनरी रिलेशन लिखने हो, जैसे आपने इन R क्रॉस S लिखना है ना, या फ्रॉम R टू S, तो पहले आप ये फाइंड कर लो। तो पहले ये फाइंड करते हैं, फिर उसमें से 3 बाइनरी रिलेशंस कर लेंगे। वैसे आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को फिर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उनके लिए पहले मैं R क्रॉस S फाइंड करूँगी और उसके बाद हम उसमें 3 बाइनरी रिलेशंस लिखेंगे। सबसे पहले फाइंड करते हैं R क्रॉस S। R क्रॉस S क्या होता है? इट इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट R एंड सेट S। दो सेट्स का ये प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। R है ना पहले इसमें, तो पहले मैं यहाँ पे R लिखूँगी। R मेरे पास है A F H S, फिर क्रॉस का साइन है ये लगाऊंगी, और फिर आगे है S, सेट S।
BEJN। ठीक है, मैंने दोनों सेट्स लिख लिए। अच्छा, अब क्या है, अब आपने इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप पहले सेट का पहला एलिमेंट ले लो और इसको सबके साथ बारी बारी ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखो, जैसे AB, AE, AJ, AN। ठीक है, तो A को इन सारों के साथ बारी बारी जब लिखेंगे ना, तो पहला पेयर बनेगा AB, कॉमा लगाएंगे बीच में, इस तरह ब्रैकेट में बंद करेंगे, शुरू में ये ब्रैकेट लगाएंगे, इसलिए कि R क्रॉस S भी एक सेट है और सेट हमेशा इस ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से। अच्छा, AB मैंने लिख लिया, अब कॉमा लगाना है, ये इसका पहला एलिमेंट आ गया R क्रॉस S का। दूसरा एलिमेंट होगा AE, तीसरा एलिमेंट होगा AJ और चौथा एलिमेंट होगा AN। कॉमा लगाना है आपने। इसी तरह से आपने सेकंड एलिमेंट लेना है और सेकंड को इन चारों के साथ पेयर बना के लिखना है। तो F सेकंड एलिमेंट है, FB, FE, FJ, FN। दूसरे एलिमेंट के साथ भी हमने लिख लिया। अब तीसरे एलिमेंट के साथ लिखते H के साथ, HB, HE, HJ, HN। उसके बाद है लास्ट एलिमेंट S को भी सबके साथ पेयर करके लिखते SB, SE, SJ, SN। S के साथ भी चारों लिख लिए, तो अब ये ख़त्म हो गया। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमने क्या किया, इन चारों एलिमेंट्स के साथ पेयर्स बना के, ऑर्डर्ड पेयर्स बना के ये एक लिखा और उसको एक बड़ी ये कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। तो ये हमारे पास एक सेट आया जिसको हम कहते हैं R क्रॉस S। R क्रॉस S के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये इसके एलिमेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स आए इसके अंदर। ठीक है, 4 इसमें थे, 4 इसमें, तो 4 4 से 16, तो 16 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो अब इनमें से आपने बाइनरी रिलेशंस लेने हैं। तो बाइनरी रिलेशंस आपने क्या करना है कि इस पार्ट के अंदर, पार्ट 2 में कोई से 3 बाइनरी रिलेशंस लिखना। बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सरसाइज में पीछे एक्सप्लेन किया था, आप वो वीडियो ज़रूर देखो। इस चैप्टर की पहली वाली जो वीडियोस हैं, तो अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि बाइनरी रिलेशन R क्रॉस S में से निकाले जाते हैं और इसके पार्ट्स होते हैं, यानी इसमें से छोटे छोटे सेट्स बना के निकाल लोगे ना, तो वो बाइनरी रिलेशंस हो गए। जैसे अगर मैं इधर से इधर तक एक निकाल लूँ, ये वाला, उसको मैं कह देती हूँ R1। R जो होता है बाइनरी रिलेशन को शो करता है। R1 का मतलब है पहला बाइनरी रिलेशन जो मैं ले रही हूँ। ये भी एक सेट होता है, इसलिए इसी ब्रैकेट से शुरू होगा। मैं इधर से इधर तक इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लेती हूँ, AJAN। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देती हूँ। तो ये एक बाइनरी रिलेशन मैंने निकाल लिया। अब R2 में दूसरा बाइनरी रिलेशन निकालती हूँ, कोई सा भी आप निकाल सकते हो, बस इसका पार्ट होना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि FB, HE और HJ, इन तीनों को मिला के मैंने एक पार्ट बना लिया, FB, HE, HJ। और ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें हर एक का आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हर कोई बाइनरी रिलेशन इसमें से निकालेगा। तो R2 सेकेंड बाइनरी रिलेशन हो गया। R3 3 बाइनरी रिलेशन निकालने, इसलिए R3 भी लिखते हैं। तीसरा कोई सा बना लेना, सपोज ये वाला पार्ट में ले ले, तो इधर से इधर तक SB, SE, SJ, SN। ठीक है, तो ये 3 बाइनरी रिलेशंस हमने फाइंड कर लिए। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने R क्रॉस S पूरा फाइंड किया है ताकि बच्चों को ना क्लियर हो जाए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 बाइनरी रिलेशन हमने ऐसे फाइंड करने हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट R। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डोमेन और रेंज होती क्या है। अभी अगर आप इससे ऊपर वाले पार्ट पे जाओ तो उसमें हमने 3 बाइनरी रिलेशंस फाइंड किए। इन बाइनरी रिलेशंस की एक डोमेन होती है, एक रेंज। डोमेन भी एक सेट होता है, रेंज भी एक सेट होता है। डोमेन जो सेट होता है ना, वो कोई सा भी रिलेशन जो है ना उसके पहले एलिमेंट से बनता है। जैसे R1 जो है रिलेशन, इसके पहले एलिमेंट है A, तो इसकी डोमेन में ना सिर्फ A ही आएगा।
ठीक है, और रेंज में जे और एन आएगा, दूसरे एलिमेंट से जो मिलके सेट बनता है उसको रेंज कहते हैं। इसी तरह R2 की डोमेन देखें तो इसके जो पहले एलिमेंट है वो डोमेन बनाते हैं, जैसे कि F, H और H, यानी कि F और H 2 दफ़ा जो आता है उसको 1 दफ़ा ही लिखते हैं, तो इसकी डोमेन होगी FH। तीसरे रिलेशन पे आओ तो इसकी डोमेन देखें तो वो इसमें सिर्फ S ही आएगा क्योंकि पहले एलिमेंट में S ही आ रहा है, और रेंज में क्या आएगा B, E, J और N। ठीक है, तो अब हमें कोई ऐसा बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है पार्ट 3 के अंदर जिसकी डोमेन जो है ना वो इज इक्वल टू सेट R आए, और R सेट क्या था, R भी लिख लेते हैं। R आपके पास था A, F, H और S। ये हमें किस में चाहिए, डोमेन में। डोमेन ये आनी चाहिए, इसका मतलब है पहले एलिमेंट हमें यही रखने, कोई सा भी रिलेशन आप जो भी लिखो उसमें पहले एलिमेंट ये लिखो। जैसे मैं लिखती हूँ, पहले एलिमेंट हमें इनमें से लेने, आप मैं पहले ए ले लेती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पहले ए ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, एच पहले ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने ए लिया है, ठीक है, और ए के साथ कुछ भी ले लो जो कि आर क्रॉस एस में से ही हो। आर क्रॉस एस में ए के साथ बी था, ई था, जे था, एन था, कोई भी ले लेना। सपोज मैंने ले लिया जे। उसके बाद अब देखो दूसरा एलिमेंट हमारे पास इन ही में से होना चाहिए। ए मैंने ले लिया ना, तो अब एफ एच एस में से कोई सा भी ले लो। एच ले लेती हूँ सपोज, और एच के साथ मैं कुछ भी ले लूँगी। सपोज मैंने एच ई ले लिया है, ठीक है। अब ए भी हो गया, एच भी हो गया, एफ और एस रह गया, तो एफ लेती हूँ, और एफ के साथ मैं लिख लेती हूँ एन को, और अब मेरे पास रह गया है एस। एस लेती हूँ, एस के साथ भी मैं ले लेती हूँ एन। अच्छा, अब देखो डोमेन आएगी ए, एच, एफ, एस, तो वो यही इसी के इक्वल आएगी। रेंज कुछ भी हो सकती है, रेंज जे ई एन हमारी आ रही है, ठीक है। रेंज के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि डोमेन सिर्फ आर की इक्वल होनी चाहिए। तो डोमेन हमारी पूरी हो रही है ए, एच, एफ, एस विच इज़ इक्वल टू आर। तो आप नीचे लिख दोगे डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर, इसको लिखने का ये तरीका होता है, इज इक्वल टू, डोमेन क्या होता है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना, इनके पहले पहले एलिमेंट ए, एच, एफ, एस, इसको एक ऑर्डर में लिख लेना जिस तरह ये है। ए है, फिर इधर पहले एफ है, तो मैं ये वाला एफ पहले लिख लेती हूँ, फिर एच है और फिर एस है, विच इज़ इक्वल टू सेट आर। तो आपसे यही पूछा हुआ था, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन हमारा ये आ गया, ये आंसर आ गया इसमें। Now we have part 4. Write a binary relation whose range is equal to set S. अब वो बाइनरी रिलेशन लिखना है जिसकी रेंज जो है ना वो सेट S के इक्वल आ रही हो। अब S सेट क्या था, S पे पहले लिख लेती हूँ। S था B, E, J, N, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि रेंज जो होते हैं किसी भी रिलेशन के दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। तो अब दूसरे एलिमेंट्स ना हमारे B, E, J और N आने चाहिए, ठीक है। अब कैसे, इसके लिए आर क्रॉस एस की तरफ चलते हैं। देखो आर क्रॉस एस में से आप वो वाले एलिमेंट्स लोगे जिसके दूसरे एलिमेंट में ना ये एस वाले एलिमेंट्स आ रहे हो, जैसे कि बी, ई, जे या एन आता हो, ठीक है। तो सपोज मैंने पहले ले लिया ए ई, ठीक है, तो ई आ जाएगा यहाँ से। फिर मैंने ले लिया एफ बी, बी भी आ जाएगा। फिर जे वाला कोई लेना, एफ जे ले लेना, ठीक है। और उसके बाद आप ले लेना एन वाला जिसका सेकंड एलिमेंट एन हो, तो एच एन। तो ए ई एफ बी एफ जे और एच एन, तो इसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशन हम ले रहे हैं ए ई एफ बी एफ जे एच एन। अब देखो इन्होंने ये कहा है कि जो रेंज है ना वो सेट एस की इक्वल आनी चाहिए। तो हमारी आ रही है यहाँ पे रेंज ऑफ, सॉरी आर है यहाँ पे, रेंज ऑफ आर जो है वो क्या होगी, सेकंड एलिमेंट ई, बी, जे और एन। इसको एक ऑर्डर में लिख लेना, इसी ऑर्डर में। जैसे बी है ना, पहले तो पहले मैं बी लिख लेती हूँ, फिर मैं ई लिख लेती हूँ, फिर जे लिख लेती हूँ, फिर एन, और ये हमारे पास आ गई है सेट एस के। तो ऐसा ही रिलेशन आपसे पूछा था जिसमें ये कंडीशन पूरी हो रही हो, तो ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट आपके पास है स्टूडेंट्स, राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर एंड रेंज इज इक्वल टू सेट एस। अब डोमेन जो है वो भी सेट आर की इक्वल है और रेंज जो है वो भी सेट एस की इक्वल है। आर इधर मैं अगर लिखूँ सेट, तो वो है ए एफ एच एस, ठीक है।
ये एरो डायग्राम है, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ पिछली एक्सरसाइजेस में, तो आप ज़रूर वहाँ से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और सेट एस है ये। अब हमें एक रिलेशन निकालना है ना। अब रिलेशन हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हमें ऐसा रिलेशन चाहिए जिसकी डोमेन में ए एफ एच एस आए और रेंज में बी ई जे एन आए। तो ए को सपोज मैं इसके साथ ले लेती हूँ, एफ को बी के साथ ले लेती हूँ, एच को जे के साथ, एस को एन के साथ, ठीक है। तो अब देखो, अब रिलेशन आएगा ए ई, ये आर क्रॉस एस ही की एक डायग्राम होती है, ठीक है। और एफ बी एच जे एस एन, ठीक है। अब अगर इसकी अब डोमेन देखोगे ना, तो डोमेन होगी ए एफ एच एस, वही आ रही है, इज इक्वल टू सेट आर। और रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज ऑफ आर, यहाँ पे रिलेशन आर जो आ रही है वो क्या आ रही है, सेकेंड एलिमेंट्स ई बी एच जे, ई बी और जे एन, सॉरी, ई बी जे एन, जो कि सारी किसके इक्वल आ रही है, इक्वल टू सेट एस, ठीक है। सेट आपने साथ लिखना है क्योंकि रिलेशन भी आ रहा है और एक सेट आर भी है, तो इसलिए आर, इस वाले आर के साथ सेट का वर्ड लिखना है। सो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया और साथ ही क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब टू सपोर्ट, इससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। और लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़रूर बताएं कि हाउ टू इम्प्रूव माय वीडियोस, और क्या चीज़ आपको लैकिंग लगती है वो भी ज़रूर बताएं, और क्या चीज़ अच्छी है वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। इसमें हमने सिर्फ शेडिंग करनी है। शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी माइनस ए यूनियन सी इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। इस क्वेश्चन में ना आपको वेन डायग्राम दी गई है, गिवन है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसी डायग्राम होती है, ऐसी डायग्राम जिसके अंदर सेट्स को सर्कल से शो करते हैं, ठीक है। तो ये 3 सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 सर्कल 3 सेट्स को शो कर रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। ये जो कैपिटल में लिखे गए हैं ये सेट के नाम है, और जो स्मॉल में लिखे गए हैं ये स्मॉल लेटर्स, ये सेट के एलिमेंट्स हैं। यानी सेट ए के अंदर, ये पूरा सेट ए है ना, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ई एच एफ, ठीक है। और सेट सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ए सी ई आई और जे, 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं, और ये जो सेट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना, ये इनके इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन क्या होते हैं, ओवरलैपिंग एरियाज। जैसे ए और बी का कोई इंटरसेक्शन नहीं, ए अलग बना हुआ है, बी अलग, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे। तो ए और बी कौन से सेट्स हैं, ए बी आर डिसजॉइंट सेट्स, वो डिसजॉइंट, ए अलग बना है, बी अलग, ओवरलैपिंग नहीं है। जबकि ए और सी को देखें तो इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग है। ए और सी ओवरलैपिंग है, इसका मतलब ये है कि देखो ये वाला जो लूप है ना, ये इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, उसमें आ रहे हैं ए और सी, तो इनके इंटरसेक्शन में ए और सी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ओवरलैपिंग एरिया ये होगा। इसी तरह सेट बी और सेट सी को देखो, ये भी ओवरलैपिंग सेट्स है, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इनका ये ओवरलैपिंग एरिया है जिसमें ई एलिमेंट आता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ई है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ शेड करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, लेकिन बहुत समझ के करना है। अब देखो, सबसे पहले हमें शेड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए को यूनियन करना है इसके साथ, और इसके अराउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो पहले इसको कर लेना, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, सेट बी ये है, सेट सी ये है, इनका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर आ रहा हो। तो बी और सी डायग्राम पे एक दूसरे के ऊपर ना इस लूप में आ रहे हैं ना, ये वाली में, तो इसको ना आप शेड कर दो ऐसे। मैंने इस तरह की लाइनें लगाई हैं, इस तरह की लाइनों को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बी इंटरसेक्शन सी डायग्राम में मेरा है ये, ठीक है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी आपने पहले कर लिया, अब इसको आपने यूनियन करना है ए के साथ। यूनियन का मतलब होता है मिलाना।
यानी इस पूरे एरिया को ए के साथ मिला दो, ठीक है। तो ए के साथ जब मैं मिला दूंगी, मैं अब ये वाली लाइन चूज़ करी, अब ए भी बीच में आ जाएगा। अब मैंने ले ली है वर्टिकल लाइंस। अच्छा, ए के साथ मिलाना है ना, तो ये मैंने ए लिखा और इसको भी मिला दिया साथ। तो अब दो तरह के एरियाज नज़र आ रहे हैं, एक ये वर्टिकल लाइन और एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, यानी स्क्वायर्ड बन गए हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। इसमें दो तरह के एरियाज़ हैं, तो आप एक रेक्टेंगल बना के इसको आधा आधा करना पहले, और इसमें दोनों एरियाज़ दिखाना, यानी कि इसमें वर्टिकल लाइन भी है और ये वाला भी है, ठीक है। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप क्या शेडिंग की बात कर रहे हो। तो फाइनल आंसर हमारा वो होगा जिसमें येली लाइनें नज़र आ रही हो या इस तरह के स्क्वायर, ये और ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 के अंदर है शेड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी, तो पहले हम बी यूनियन सी दिखाएंगे वो क्या है, और फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो दो शेडिंग्स कर लेना, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन अलग अलग करके आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। सो बी यूनियन सी, बी सेट ये है, सी सेट ये है, इन दोनों का करना है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है मिला दो सबको, तो बी और सी को पूरा मिला दो, यानी कि बी भी पूरा शेड हो जाएगा और सी भी पूरा शेड हो जाएगा, इनका यूनियन हो गया ये। तो ये जो शेडिंग है ना, ये यूनियन को शो करी है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि कौन सी शेडिंग, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे बी यूनियन सी को, ये जो आया है, इसको इंटरसेक्शन करना ए के साथ, यानी इंटरसेक्शन में होता है ओवरलैपिंग एरिया जो एक दूसरे के ऊपर आता है। ये जो पूरा बी और सी यूनियन करके आया है, कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो ए के ऊपर आ रहा है, वो नज़र आ रहा है, वो ये वाला है ये, ठीक है। तो ये वाली लूप है, तो उसको अब मैं कर देती हूँ ऐसे वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा होगा, सिर्फ यही वाला होगा ना, क्योंकि यही आ रहा है। तो इसमें जो लाइंस आ रही हैं वो कैसी हैं, स्क्वायर टाइप। ये देखो, पहले ऐसे मैंने किया था, फिर ऐसे कर दिया, तो सिर्फ यही आंसर होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन में। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है शेड ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को शेड करते हैं और फिर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन होता है ओवरलैपिंग एरिया। बी और सी कहाँ एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे ये वाली लूप में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो बी इंटरसेक्शन सी जो मैंने दिखाया है वो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया है। अच्छा, अब क्या करना है, ए में से इस पूरे बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करना है, यानी ए में से ना इसको माइनस करना है। अगर ये ए में कहीं आ रहा है तो मैं निकाल देना। तो ए ये है, ये इधर है, दोनों डिसजॉइंट है, अलग अलग है दोनों, तो एक दूसरे के साथ कहीं एक दूसरे से मैच नहीं करे, यानी कि ओवरलैप नहीं करे। तो ए में ये वाला पार्ट कहीं आ ही नहीं रहा, तो ए में से कुछ भी माइनस नहीं होगा ना, ठीक है। तो पूरा ए ही आंसर आ जाएगा, उसको हम वर्टिकल लाइन शो कर लेते हैं। ए में से इसको माइनस करने का मतलब था कि ए में से ना इसको निकाल दो, तो ये तो ए के ऊपर कहीं आ ही नहीं रहा, तो हम सिर्फ ए ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ये वाला वर्टिकल लाइन एरिया। सो दिस इज़ द आंसर। उसके बाद देखो लास्ट पार्ट हमारे पास है ये वाला, जिसके अंदर शेडिंग करनी है बी माइनस ए यूनियन सी की। तो पहले ब्रैकेट को देखो, ए यूनियन सी पहले देखेंगे वो क्या है, और उसके बाद बी माइनस ए यूनियन सी करेंगे। ए यूनियन सी, ए ये है, सी ये, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन का मतलब ये होता है कि इन दोनों को मिला दो, पूरा ए और पूरा सी। तो फिर पूरे के ऊपर मैं ना हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दूँगी, पूरे ए के ऊपर और पूरे सी के ऊपर, ठीक है, ऐसे। तो ए यूनियन सी कौन सा एरिया है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन एरिया। अब इस ए यूनियन सी को बी में से माइनस करना है, बी माइनस दिस, यानी बी में अगर इसका कोई पार्ट आ रहा है तो उसको निकाल दो। तो बी में हमें नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, इसको निकालना है हमें, ठीक है। तो पीछे क्या बचेगा, ये वाला वर्टिकल लाइन एरिया,
ठीक है, पूरे बी में सिर्फ यही पार्ट आ रहा था ना, इसको निकाल दे तो बी का सिर्फ इतना हिस्सा बच जाएगा जिसको मैंने ऐसे वर्टिकल लाइन से दिखाया। तो फाइनल आंसर में सिर्फ वो एरिया आएगा जिसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन है, यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है, अच्छा ये मैंने जो कराया है मैंने अलग अलग कराया, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जैसे कि बुक में जो आंसर दिए हुए ना वो डायरेक्ट करके इन्होंने दिए हुए, तो वैसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है, इट्स अप टू यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।